हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था इंटर लेवल का, उसका जो हम लोग सामान्य विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले जो है मैंने सामान्य अध्ययन का सॉल्यूशन दे दिया है, आप लोग इसे जो है जरूर देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग पहले देख लीजिए, मैं इसे जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ सारे ऑप्शंस को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो देखिए, जब वसा का जब अपघटन करते हैं तो ये किस चीज में टूटता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। और कौन से इंजाइम के प्रेजेंस में? वह इंजाइम रहता है लाइपेज के प्रेजेंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा जो फैट जो होता है टूटता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से इतना आगे है। तो वह कितना आगे है? वह 5.5 घंटा जो है ये जो ग्रीनविच टाइम से आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे ये देखिए, ये जो पास कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास करता है। और कहाँ पे? यूपी में मिर्जापुर से यह पास करता है लाइन। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कौन से राज्य के बीच से पास होता है? एक तो देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से जो है इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक समय जो है, देखिए भारतीय मानक समय या कौन कौन राज्य से गुजर रहा है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो 3 2 5 राज्यों से गुजरती है। और ये 82 डिग्री 30 मिनट पूरब से यह लाइन जाती है। और कहाँ से? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया यूपी के मिर्जापुर में। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहां पर है? तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो है एशिया में है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? वह बोलते हैं उसे आइसोबाथ बोलते हैं। आइसोबाथ का मतलब होता है जो कि समुद्र की गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं जो होती है उसे क्या बोलते हैं? आइसोबाथ बोलते हैं। और आइसोगोनल क्या होता है? तो समान कोण होते हैं। जैसे ये रहा समान कोण, यदि तीनों का यदि कोण यदि 60-60 डिग्री है तो समान कोण को क्या बोलते हैं? तो आइसोगोनल बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। वह कौन सी वायु है? तो वह जो है बोरा वायु जो है ठंडी और शुष्क वायु होती है। फिर क्वेश्चन देखिए, ये जीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 जो बता रहा हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, यह नदी दिल्ली में है। तो दिल्ली में कौन सी नदी है? तो यमुना जो है दिल्ली की नदी है। यह बहुत ही गंदी नदी है। आप लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था इसे साफ करूंगा, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इरावदी नदी इसमें जा सकती है। इरावदी नदी जो है किसमें जा सकती है? यह बंगाल की खाड़ी में जाती है। यह नदी कहां से निकलती है? यह नदी जो है म्यांमार से प्रवाहित होती है। म्यांमार से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार कर किया जा सके कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्योर्ड बोलते हैं। ये सब सीधे डायरेक्ट जीके को क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन है, इसमें और कोई एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, बस आंसर याद करना पड़ेगा इसका। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उस द्वीप का क्या नाम है? ग्रीनलैंड है। जो सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका क्या नाम है? ग्रीनलैंड है। यह एक संग्रथित फल है। तो वह संग्रथित फल कौन होते हैं? वह जो है वह है शहतूत, मलबेरी जिसको बोलते हैं। इसे संग्रथित फल उसे बोलते हैं जैसे प्रत्येक फूल जो होता है एक फल को उत्पन्न करता है। संग्रथित फल जो होता है प्रत्येक फूल एक फल उत्पन्न करता है। जैसे इसका एग्जांपल और क्या हो जाएगा आपको? अनानास हो जाएगा, पाइनएप्पल। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, गरज शहर यहां पर है। तो गरज शहर कहां पे है? यह ऑस्ट्रिया में है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, जो कि देखिए 62 का यह फिजिक्स का क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है।
मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं सिंपल तरीके से। मात्रा यू टी प्लस टी चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम है, इसका जो है डायमेंशन बताना है, आयाम बताना है। देखिए क्या दिया हुआ, यू टी प्लस टी। यू क्या होता है, स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं, गति को, तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। गति को यू से हम लोग लिखते हैं ना, या वी से, दूरी बटे समय, तो दूरी किस चीज में मापते हैं, मीटर में। तो दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, मीटर में, बटे समय को सेकंड में। ये क्या है, टी है, समय है, इंटू एस प्लस टी। ये दोनों टी तो टी भी क्या है, समय है, टी जो है यह भी समय है। इसको किस में ले, इसका डायमेंशन क्या देंगे, आयाम एस देंगे। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू एम और s बनेगा। तो m क्या है, मीटर है, ये क्या है, मीटर है। ये किसका इकाई है, लेंथ का, लंबाई का, दूरी का है। तो l और टाइम क्या, ये s क्या है, तो टाइम है। तो मीटर और टाइम, टाइम क्या है, ये लेंथ हो गया, लेंथ और टी, एल और टी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, देखिए यू टी प्लस टी है। यू क्या होता है, यू जो होता है गति होता है, गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को हम लोग किस चीज में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। तो मीटर बटे सेकंड गुना टाइम को भी सेकंड में मापते हैं, प्लस टाइम जो है ये सेकंड में दिया हुआ है, ये दोनों कट जाएगा, तो मीटर मीटर ये जो है गुना हो जाएगा, मीटर सेकंड हो जाएगा। तो मीटर ये किस चीज का इकाई है, तो लेंथ का, लंबाई का है, और एस जो है टाइम का है। तो एल, लेंथ को एल किया, टाइम को टी किया, तो एल टी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्लासिक भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। तो क्लासिक भौतिकी किस पे लागू होता है, जिसका आकार जो है 10⁻⁻8 मीटर से ज्यादा होता है, वह जो है क्लासिक भौतिकी इस पे लागू होता है, उस कणों पे। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, उसमें जो 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, घर्षण, स्थैतिक घर्षण और गजित घर्षण, ये उसका बताना है कौन ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होगा, उसका गतिज घर्षण ज्यादा होगा, और रोलिंग घर्षण ये ज्यादा होगा। वैसे देखिए इसका मान भी जो सच में यही ज्यादा ही होता है, स्थैतिक घर्षण जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद रोलिंग, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद गतिज घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण, ये 3 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p, यह संबंध है। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p, यह संबंध है। यह किस चीज से संबंध है, तो वह होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। देखिए वेलोसिटी, गति को क्या v बोलते हैं, तो v बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला है, अंडर रूट वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। गामा आर आर ये आर और टी टेम्परेचर हो गया, और बटा मोलिकुलर वेट। तो इसको जो है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। देखिए मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं आंसर आपको याद कर लेना है। पीवी बराबर आइडियल गैस इक्वेशन है, एनआरटी होता है। तो आरटी को क्या लिख सकते हैं, पीवी अंडर रूट गामा पीवी बटा एम डब्ल्यू। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, ये डेंसिटी है, घनत्व है। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो देखिए मास, वॉल्यूम बटा मास, ये उल्टा हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, होना चाहिए था कैसे, ये उल्टा होना चाहिए था, तब सीधा आता, इसलिए ये जो है इसके अंडर रूट डेंसिटी आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, बैगनी प्रकाश के लैम्डा का परास नैनोमीटर में होता है। जो कि बैगनी प्रकाश जो है, बैगनी प्रकाश के लैम्डा जो कि तरंग दैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ कितना होता है, वह कितना होता है 450 से 500 नैनोमीटर होता है। जो कि VV-GOR जो होता है, VIBGYOR, ये जो है वायलेट बैगनी जो होता है, बैगनी, ये 450 से 500 के रेंज के बीच में होता है। और इसका वेवलेंथ, ये जो इधर जो जाते हैं, तो वेवलेंथ जो होता है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, ये बढ़ता है, और ये इसका रेंज कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये विजुअल रेंज का मतलब विजुअल लाइट का रेंज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग होता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
तो उसके लिए हम लोग प्रकाशीय तंतु यूज करते हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है हम लोग जो है इसके लिए यूज करते हैं। जैसे इंडोस्कोपी करवाते हैं, पेट दिखाते हैं, कोलोनोस्कोपी जो कि कोलोन को जो दिखाते हैं, जो कि उसमें जो कोई दिक्कत हो उसके लिए। ये किस चीज पे बेस्ड है? तो प्रकाशीय तंतु पे बेस्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? वह होती है 22 दिसंबर को। उस टाइम में जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। और इक्विनॉक्स जो होता है, जो कि समान दिन और रात होता है, 22 मार्च और 22 सितंबर को जो है समान दिन और रात होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 69, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके माध्यम की दूरी R के बीच संबंध है। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस दोनों के बीच की दूरी R है, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है? तो ग्रेविटेशन में फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखिए फोर्स इज इनवर्सली विथ क्रमानुपात R स्क्वायर का आ गया। ये जो है चार्ज Q और Q2 होता है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें दो बिंदु के आवेश मध्य देखिए दो चार्ज है Q1 Q2, इसके दोनों के बीच में R है, तो इसका फोर्स का रेशियो बताना है, फोर्स किसके रिलेशन में होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो F फोर्स डायरेक्टली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया? विद क्रमानुपात R स्क्वायर का। तो R स्क्वायर में देखिए कौन सा है, तो R स्क्वायर में आपको कौन सा मिल रहा है? 1/R स्क्वायर, तो आंसर 4 हो जाएगा 69 का। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहस्थता के लिए यह सत्य है, तो वह क्या सत्य है? ऑप्शन 2 होगा, यह अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से जैसे पानी से चला गया किसमें? हवा में चला गया, चाहे हवा से चला गया किसमें? शीशा में चला गया, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो होता है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, साउंड पूछे या लाइट पूछे, उसमें किस चीज में चेंज नहीं होता, बदलाव नहीं आता, केवल आवृत्ति में जो है बदलाव नहीं आता, इसके सिवा सभी चीज में बदलाव आ जाता है। आवृत्ति नहीं बदलती है, ये नहीं बदलती है। इसके अलावा जैसे पूछ देगा गति, ये भी बदलता है। आपसे पूछ दिया जाएगा वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, ये भी बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। यदि आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कीजिएगा, यदि सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? इसके 2 मान संभव होते हैं। तो जैसे एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। एक दोनों का स्पिन जो अपोजिट होता है, चाहे +1/2 या -1/2, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या, एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन में होता है। इसके कितने मान संभव है? तो 2 मान संभव है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? देखिए इसको कहाँ पे सॉल्व करूं, देखिए यहीं पे बता देता हूं। M क्या है? यह एक मेटल है, यह एक धातु है। M जो है यह एक धातु है। उसी तरीके से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम में एक धातु है, CaHPO4, ये हो गया। अब इसको यदि तोड़ेंगे तो कैल्शियम +2 में बनेगा, HPO4 -2 में बनेगा। तो इसका संयोजकता कितना हो गया? इसका संयोजकता 2 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? MCl2 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया हुआ? इसमें sp संकृत कार्बन है। तो sp संकृत कार्बन जो है वह किसमें है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्काइन में, इथाइन में। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अब जो सबका एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे CH4 है, इसका मैं सॉल्यूशन यहीं दे रहा हूं। CH4 है तो एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन लग गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो ये क्या होता है? sp3 होता है। फिर क्या पूछ रहा है? CH2। फिर इसे क्या बोलते हैं? एक यदि कार्बन ये जो सिंगल, जैसे कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। और कार्बन के बीच 2 बॉन्ड रहता है, अल्कीन बोलते हैं, अल्कीन।
और कार्बन कार्बन के बीच यदि 3 बॉन्ड हो तो अल्काइन बोलते हैं, अल्काइन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। फिर ये इसका देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन इधर हाइड्रोजन। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो कि ये सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हैं, 1 1 2, इसके अलावा यदि 1 के अलावा जो भी बॉन्ड होता है उसको काउंट नहीं करते हैं यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। 1 1 2, इस पे 2 होगा, नहीं सॉरी sp होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। यही पूछ रहा है, sp होगा। ये देखिए CH3 इसे बोलते हैं इथेन बोलते हैं। जैसे CH3 तो 1 2 3 1 2 3 ये सारे हाइड्रोजन रहा, इसके सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1 2 3 4 sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। हाइड्रोजन बम H बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, वह जो होता है नाभिक के संगलन पे होता है। और यदि हाइड्रोजन बम ये पूछा, यदि एटम बम पूछा जाएगा तो एटम बम जो है ये किस पे होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है, नाभिकीय विखंडन पे होता है, नाभिकीय विखंडन पे होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो कि हाइड्रोजन बम में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, और यदि एटम बम के बारे में पूछ दिया जाए तो उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है। आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करते रहिएगा आपको कैसा वीडियो लग रहा है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो वह किसका होता है, तो वह होता है फ्लोरीन का होता है। कारण क्या है, फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। और यह जो है ऋण विद्युत, इसका जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फ्लोरीन का जो है ऋण विद्युत बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। CO2 के 1 मोल में होते हैं, किसी के भी 1 मोल में कितना अणु होंगे, तो वह होंगे 6.023 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन परमाणु होते हैं। 1 मोल के CO2 में कितने अणु होते हैं, कितने 1 मोल में कितने CO2 के 1 मोल में होते हैं, तो 6 गुना 10 का पावर 23 कार्बन परमाणु होते हैं। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसे यहाँ पे अभी बताओ तो वीडियो लंबा हो जाएगा और जगह भी नहीं है। मैं मोल कॉन्सेप्ट यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। फिर है N2 प्लस O2 2NO के लिए, इसके लिए क्या सही है, ये देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का 11th क्लास का टॉपिक है। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब इसको प्रोडक्ट है, उत्पाद है, और यह रिएक्टेंट है, तो दोनों के बीच का माइनस कीजिए, तो 2 माइनस 1 1 2 बराबर 0 हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है Kp बराबर Kc इंटू RT का पावर डेल्टा Ng। तो Kp होता है और Kc RT डेल्टा Ng जो होता है इस दोनों के बीच का अंतर होता है, इस दोनों के बीच का अंतर आया क्या, तो 0 आया। तो Kp बराबर Kc RT का पावर 0, किसी का पावर 0 तो क्या होता है 1 होता है, यदि 5 का पावर 0 तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, किसी के भी पावर 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो Kp बराबर Kc RT, Kc इंटू RT, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, सिद्धांत डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी गुना डेल्टा एक्स बड़ा और इक्वल बराबर H/4x के लिए, यह जो है यह किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था, तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, उसमें यह लिखा गया था डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी यह होता है बड़ा और यह बराबर होगा H/4x के बराबर। H का मान कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 होता है। H का मान कभी पूछा गया, इससे पहले वाले भी मैं क्वेश्चन में भी जो है पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। C6H14 के लिए कितने चक्रीय श्रृंखला समाविति संभव है, यह कितने संभव है, तो यह जो है 5 संभव है। देखिए मैं यहाँ पे कम स्पेस में बताने के लिए चाह रहा हूँ। देखिए ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकते हैं, एक बनाए इथेन बनाए, फिर एक को और यहाँ पे बना सकते हैं, फिर 2 को इस पोजीशन से बदल के बीच में ला सकते हैं। अब तो बदल नहीं सकते, अब क्या करेंगे 2 कार्बन लगाएंगे, एक यहाँ पे 3 नंबर के कार्बन पे लगाए, फिर इधर भी करेंगे तो वो सेम रहेगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा, तो टोटल कितने बने 1 2 3 4 5 बने। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में क्या बोल रहा है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB है हो तो उसके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। जैसे देखिए
दोनों मतलब मदर और फादर का ब्लड ग्रुप, ये बोल रहा है माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, उसके बच्चे में कौन कौन से संभावित ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, तो ए बी ब्लड ग्रुप है। इसके प्रोबेबिलिटी कौन हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, इसमें इसमें भी ए बी हो सकते हैं। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप, सॉरी लास्ट में गलती हो गया, इसमें बी बी होगा। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ए बन सकते हैं, ए बी बन सकते हैं, बी बन सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 होगा। इसी तरीके से भी है, मैं आपको क्या बोलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचारण तंत्र जो होता है, उसमें मैंने बताया अच्छे से, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 93, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो वह क्या करता है, अपनी क्या उपयोग करता है, तो वह ग्लाइकोजन, यह जो होता है इंसान में स्टोर फूड होता है, यह जो है जमा भोजन होता है, जमा भोजन होता है शरीर में। इंसान के शरीर में जो जमा भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। और प्लांट में जो होता है, पौधे में, उसमें होता है स्टोर्ड, किस फॉर्म में होता है जमा, स्टार्च के फॉर्म में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, यह एक प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन इसमें से कौन नहीं है, तो लिम्फोसाइट यह एक प्रोटीन नहीं है, कोलेजन, इलास्टिन, रेशम, ये सारे प्रोटीन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, आयरन रुधिर प्लाज्मा में क्या उपस्थित नहीं है, तो वह जो है कॉपर जो होता है यह उपस्थित नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 में, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक होती है, यह किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक होती है, तो वह होती है युग्लिना के द्वारा। होलोफाइटिक का मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या है, होलोफाइटिक, पहले ये बताता, होलोफाइटिक जैसे ये जानवर है, यहाँ पे खाना रखा हुआ है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर जो है केमिकल एंजाइम छोड़ देगा, कुछ ऐसा छोड़ देगा। अब ये जब जो पिघल जाएगा, मतलब ये जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है तब इसे शरीर में लेके खाता है। अब एक होता है होलोजोइक, होलोजोइक, जैसे हम लोग इंसान है। होलोजोइक क्या होता है, जैसे ये इंसान है, ऐसा थोड़ी है जो कि हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पे पहले कोई एंजाइम वगैरह छोड़ते हैं, जब वो पूरी तरह से ये हो जाता है, सिंपल फॉर्म में हो गया, तब इसको खाते हैं। नहीं, खाना को लेकर शरीर में जाते हैं तब पचाते हैं। इसमें क्या होता है, होलोफाइटिक का मतलब होता है पहले पचाना तब खाना, होलोजोइक का मतलब होता है पहले खाना तब पचाना। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, यह स्टेरॉय स्रावित करता है, वह कौन करता है स्टेरॉय स्रावित, तो वह होता है अग्नाशय जो होता है, यह स्टेरॉय स्रावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, वह कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसी को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और यह एनर्जी जो किस फॉर्म में उत्पाद करता है, तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है। आप लोग देखिएगा, मैं इसका कमेंट में, आप लोग बोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना, मैं इसका लिंक दे दूंगा, जो कि मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह सब कुछ के बारे में पढ़ाया है, सेल बायोलॉजी के बारे में, कोशिका के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, या एनर्जी का प्रोडक्शन करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में क्या होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, जान गए। पौधा में जो विषाणु जो पाया जाता है, वो जो कौन सा विषाणु होता है, विषाणु में आरएनए हो सकता है। यदि जानवर में जो होता है, जानवर में जो विषाणु जब मिलेगा, चाहे तो उसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये दोनों चीज नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, एक पायस में परिक्षेपित कणों का आकार इस परास में होता है, वह क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो देखिए, मैंने साइंस का पूरा क्वेश्चन करवा दिया। आप लोग देखिए, यदि मानसिक क्षमता, मतलब क्या बोलते हैं, रीजनिंग का यदि क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ऊपर कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कारण मैं बहुत मेहनत से इसे अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग कमेंट कीजिएगा।